हेलो बच्चों, मैं अक्षय चौहान, आपका जीसीपी साइंस क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जेनेटिक्स, बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक्स का फर्स्ट पार्ट। जेनेटिक्स जेनेटिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी। आनुवांशिकी, ठीक है। तो सबसे पहले आनुवांशिकी किसे कहते हैं, आनुवांशिकी के जनक कौन है और आनुवांशिकी शब्द किसने दिया? तो आनुवांशिकी किसे कहते हैं? तो आनुवांशिकता तथा वंशक आनुवांशिकता और आनुवांशिकता और विविधताओं का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाती है। जेनेटिक्स या आनुवांशिकी कहलाती है, ठीक है। ये आनुवांशिकता और विभिन्नता ये क्या है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आनुवांशिकता किसे कहते हैं। आनुवांशिकता आनुवांशिकता किसे कहते हैं? एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। आनुवांशिकता कहलाता है। इसके बाद विभिन्नता, ये विभिन्नता किसे कहते हैं? विभिन्नता एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं और इनमें जो लक्षण जा रहे हैं समान जातियों के बीच में, अर्थात समान जातियों के बीच में पाई जाने वाली विभिन्नता क्या कहलाता है? विभिन्नता कहलाता है। अर्थात दो जीव हैं सपोर्टेड, ठीक है। तो हम समान जाति के हैं दोनों जीव, और उन दोनों के बीच में जो चेंजिंग होती हैं, दोनों में जो अंतर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? विभिन्नता बोलते हैं, ठीक है। तो समान जातियों के बीच में पाई जाने वाली चेंजिंग लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या कहलाती है? विभिन्नता कहलाती है, ठीक है। इसके बाद ये वंशागति क्या है? वंशागति किसे कहते हैं? वंशागति, इनहेरिटेंस। वंशागति किसे कहते हैं? एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं तो तुम क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं, सपोर्टेड। मुझ में जो लक्षण आए किससे आए? माता पिता से। हमारे माता पिता से जो मुझ में लक्षण आए उसे हम क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं, ठीक है। तो ये जेनेटिक किसे कहते हैं? तो आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। अर्थात दोनों को सम्मिलित अध्ययन
आनुवंशिकता और विभिन्नता का सम्मिलित अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। इसके बाद आनुवंशिकता किसे कहते हैं? एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में क्या जा रहा है? एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में वंशागति का अध्ययन, जो वंशागति हो रही है अर्थात एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं उससे क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। उसका अध्ययन, वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है। और वंशागति कैसे कहते हैं? एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं उससे क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। और वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। और जेनेटिक्स आनुवंशिकी किसे कहते हैं? जिसमें आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। ठीक है। विभिन्नता किसे कहते हैं? दो समान जातियों के बीच में जो चेंजिंग होती हैं, अंतर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। ठीक है। इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं हम जेनेटिक्स के बारे में। अब देखो जेनेटिक के जनक कौन है? जेनेटिक के जनक कौन है? ग्रिगोर जोहान मेंडल। ग्रिगोर जोहान मेंडल। ठीक है। जेनेटिक के जनक कौन है? ग्रिगोर जोहान मेंडल। आप मेंडल भी लिख सकते हैं। ठीक है। ओनली मेंडल, इतना याद रख सकते हो कि जेनेटिक के जनक कौन है? मेंडल है। ओके। इसके बाद जेनेटिक शब्द किसने दिया? जेनेटिक शब्द किसने दिया? वाटसन ने। जेनेटिक शब्द किसने दिया है? वाटसन ने दिया। ओके। इसके बाद आधुनिक जेनेटिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? आधुनिक जेनेटिक्स के जनक, जेनेटिक के जनक कौन है? ग्रिगोर जोहान मेंडल अर्थात मेंडल है। तो आधुनिक मॉडर्न जेनेटिक के जनक कौन है? वाटसन है। वाटसन। ठीक है। इसके बाद प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक, प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? टी.एच. मॉर्गन। ठीक है। थॉमस हंट मॉर्गन। जेनेटिक फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इसके बाद नेक्स्ट मानव आनुवंशिकी के जनक, मानव आनुवंशिकी के जनक कौन है? फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन है? गैरोड। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। जेनेटिक के जनक ग्रिगोर जोहान मेंडल। इसके बाद जेनेटिक शब्द किसने दिया है? वाटसन ने दिया है। इसके बाद आनुवांशिक व आधुनिक जेनेटिक के जनक कौन है? वाटसन है। प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक कौन है? टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। इसके बाद मानव आनुवांशिकी के जनक कौन है? गैरोड। या इसको बोलते हैं जैव रासायनिक, जैव रासायनिक बायोकेमिकल, बायोकेमिकल के जनक। ठीक है। बायोकेमिकल के भी जनक कौन है? गैरोड है। ठीक है। ये भी लिख लो सबसे पहले, इसकी शॉर्ट ले लो।
इसके बाद जीन या कारक। जीन किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं? अर्थात कारक को दो, कारक या जीन को दो बड़े और छोटे शब्दों से संबोधित किया गया है। किया गया है, ठीक है। जिनको दो बड़े और छोटे शब्दों से क्या गया है, संबोधित किया गया है। सपोर्टेड जीन है, ठीक है। एक कैपिटल एक स्मॉल लेटर में क्या किया है, इसको संबोधित किया है, इसको जीन को। तो जो कैपिटल लेटर में होगा, जो बड़े अक्षरों में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रभावी जीन, प्रभावी। और जो स्मॉल लेटर में या छोटे अक्षरों में होगा, उसको क्या बोलेंगे, अप्रभावी, ठीक है। ये जीन है क्या, जीन क्या है, और ये जीन शब्द किसने दिया, जीन की खोज किसने की थी? तो जीन क्या है, ये जीन है वंशागति की इकाई, वंशागति की इकाई। वंशागति की इकाई को क्या कहते हैं, जीन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, एक नंबर पर पूछा जा सकता है कि वंशागति की इकाई किसे कहते हैं, जीन को बोलते हैं, ठीक है। ये जीन क्या है, किसने शब्द दिया था जीन को? तो देखो, जीन या कारक। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में रसायनों की कुछ वंशागति हो रही है, कुछ रसायनों की वंशागति हो रही है, जिसे मेंडल ने कारक नाम दिया, ठीक है। अर्थात कारक किसे कहते हैं, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कुछ रसायनों की वंशागति हो रही है। मेंडल ने बताया कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कुछ रसायन जा रहे हैं, ठीक है, कुछ रसायनों की वंशागति हो रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, कारक बोलते हैं। किसने बोला, ये मेंडल ने बोला, ठीक है। और इसी कारक को, इसी कारक को जोहानसन ने जीन नाम दिया, ठीक है। कारक नाम किसने कहा, अर्थात जैसे कि बोला जाए कि जीन की खोज किसने की, मेंडल ने, लेकिन जीन शब्द किसने दिया, जोहानसन ने। जीन शब्द किसने दिया, जोहानसन ने।
ठीक है। तो जीन शब्द किसने दिया? जोहानसन ने। तो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में क्या जा रहे हैं? कुछ रसायन जा रहे हैं, ठीक है, उसका अध्ययन ठीक है, कुछ रसायन जा रहे हैं, रसायनों की बदसगती हो रही है, जिससे क्या कहते हैं? मेंडल ने क्या नाम दिया? कारक नाम दिया है। और इसी कारक को किसने? जोहानसन ने क्या नाम दिया? जीन नाम दिया। ठीक है, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद एकम विकल्पी। एकम विकल्पी या अलील। एकम विकल्पी किसे कहते हैं? जीन के दो एकांतरित रूप, जीन के दो एकांतरित रूप, जीन के दो एकांतरित रूप जो समजात गुणसूत्र और समजात गुणसूत्र व समान स्थान या लोकस पर मिलते हैं और एक लक्षण को निर्धारित करते हैं, एक विकल्प या अलील कहलाता है। अलील कहलाता है। ठीक है, एक जीन के दो एकांतरित रूप जो समजात गुणसूत्र व समान स्थान लोकस पर मिलते हैं और एक लक्षण का निर्धारित करते हैं, क्या कहलाता है? अलील कहलाता है। सपोज दैट ये दो एकांतरित रूप क्या होता है? समजात गुणसूत्र क्या है? समान लोकस क्या है? ठीक है। सपोज दैट ह्यूमन में कितने गुणसूत्र होते हैं? ह्यूमन में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी होती हैं। ह्यूमन की एक सेल में 23 जोड़ी गुणसूत्र होती हैं। ठीक है, तेईस जोड़ी गुणसूत्र अर्थात 46 गुणसूत्र। गुणसूत्र को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्रोमोसोम। ठीक है, ह्यूमन की एक सेल में गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं या 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र का चित्र कैसा होता है? ठीक है, ओके। ये क्या है? डीएनए। देखो डबल हेलिक्स डीएनए है। ठीक है दोनों। तो इस डीएनए के ऊपर एक लेयर है जिसको क्या बोलेंगे? पेलिकल। पेलिकल ये किसकी लेयर? पेलिकल प्रोटीन की लेयर, प्रोटीन का आवरण है। ठीक है, दोनों गुणसूत्र के बीच में एक पॉइंट होगा, दो पॉइंट होंगे, जिसको क्या बोलेंगे? काइनेटोकोर।
ठीक है। और इस काइनेटोकोर के इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। ये कितने गुणसूत्र हैं? एक गुणसूत्र है, अर्थात इतने भाग को क्या बोल सकते हैं? अर्ध गुणसूत्र बोल सकते हैं। ये एक गुणसूत्र है तो इसको आधा कर देंगे बीच में से, तो क्या बोलेंगे? अर्ध गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र। ठीक है, ये भी अर्ध गुणसूत्र है जिसको हम क्या बोले? क्रोमेटिड, क्रोमेटिड। एक क्रोमेटिड ये, एक ये, अर्थात दो क्रोमेटिड से क्या बनता है? एक गुणसूत्र बनता है। और इसमें क्या होगा? इस पेरिकल के आवरण क्या होगा? आधात्री है ये, आधात्री मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में क्या होगा? इस मैट्रिक्स में क्या होगा? आयन होंगे और एंजाइम, आयन होंगे और क्या होंगे? एंजाइम होंगे। ठीक है, किसमें? आधात्री मैट्रिक्स में। तो ये संरचना किसकी है? गुणसूत्र की है। अर्थात एक गुणसूत्र किससे बनाया है? ये लिख लो पहले। वन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम किसे कहते हैं? गुणसूत्र को बोलते हैं। ठीक है, एक क्रोमोसोम किससे बना होता है? दो क्रोमेटिड से। ठीक है, एक क्रोमोसोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? अतः क्रोमोसोम की गुणसूत्र बोलते हैं। एक क्रोमोसोम में डीएनए कितने होते हैं? तो दो डीएनए मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक क्रोमोसोम का। ठीक है, तो एक सेल में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 40। एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 40। तो डीएनए कितने होंगे? 40 गुणा 2 इक्वल टू 92 डीएनए। ठीक है, एक कोशिका में 40 गुणसूत्र होते हैं और एक गुणसूत्र कितने डीएनए से बना होता है? 2 डीएनए से बना होता है एक गुणसूत्र। तो एक कोशिका में कितने डीएनए हो जाएंगे? 92 डीएनए हो जाएंगे। ठीक है, 40 दूनी 92 डीएनए हो गई। ओके, तो हम समझने जा रहे हैं कि एक विकल्पी एलील किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन क्या है? एक जीन के दो एकांतरित रूप जो समजात गुणसूत्र पर मिलते हैं और समान स्थान पर मिलते हैं और एक लक्षण को निर्धारित करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी कोशिका में कितने गुणसूत्र हैं? 40 गुणसूत्र हैं, अर्थात 23 जोड़ी हैं। ठीक है, तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ऐसे डॉट 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 22 23। ठीक है, ऐसे इधर भी एक दो तीन चार, ये 23वां गुणसूत्र है। ठीक है, तो कितने गुणसूत्र हो गए? 23 जोड़ी और 23 जोड़ी। ये किसमें है? माता में या पिता का मान लो, ये पिता में, फादर, और ये चलो मेल कर दे रहे हैं, माता में फीमेल। ठीक है, पिता माता में, पिता में गुणसूत्र में पिता में कितने गुणसूत्र होते हैं? एक कोशिका में, अर्थात ये शुक्राणु मान ले रहे हैं।
ठीक है, ये अंडाणु मान ले रहे हैं, ये क्या है, शुक्राणु मान ले रहे हैं, ये अंडाणु। तो शुक्राणु अगुणित कोशिका होती है, अंडाणु भी अगुणित कोशिका होती है। अर्थात अगुणित क्या होता है, जिसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो शुक्राणु में गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 जोड़ी, बस 23 होते हैं, अंडाणु में 23 होते हैं। और ये दोनों मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 2n, अर्थात 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। ठीक है, 23 और 23 46 हो जाएंगे, n 2n हो जाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, युग मनज, ये मनज बोलते हैं। ठीक है, तो हम समझने क्या जा रहे हैं, एक विकल्पी की संरचना समझने जा रहे हैं। तो एक विकल्पी किसे कहते हैं, तो यहां से हम समझेंगे। अगर हम माता का पिता का गुणसूत्र कौन सा ले लें, 23वां जोड़ी ले रहे हैं गुणसूत्र, और माता कौन सा ले रहे हैं, 23वां गुणसूत्र ले रहे हैं, 23वां जोड़ी गुणसूत्र। ठीक है, ये किताब किसका, पिता का है, ये किसका है, माता का। ठीक है, 23वां जोड़ी गुणसूत्र है। ओके, समान गुणसूत्र है, समजात गुणसूत्र है, नहीं है, समजात कैसे है कि ये 23वां जोड़ी गुणसूत्र है, ये भी, और ये भी 23वां गुणसूत्र है। ठीक है, तो 23वां जोड़ी गुणसूत्र ये दोनों है, माता का भी और पिता का भी है। ठीक है, और समान स्थान, ये लोकस भी समान है कि नहीं है, इसे हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे, कैपिटल टी या स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। समान स्थान अर्थात समान लोकस है, और समजात गुणसूत्र है। ठीक है, एक जीन के दो एकांतरित रूप, एक जीन है जिसके दो एकांतरित रूप है, नहीं है, एक जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी, एक ही तो जीन है, टी है, अर्थात इन दोनों, ये टी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लंबाई को, टी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लंबाई को करते हैं। ठीक है, टी किसको रिप्रेजेंट करेंगे, लंबी को, लंबी। ठीक है, लंबे को तो लंबा है। ठीक है, तो एक जीन के दो एकांतरित रूप जो समजात गुणसूत्र और समान स्थान पर मिलते हैं, और क्या करते हैं, एक लक्षण को रेगुलेट करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेंगे, ये किसका रिप्रेजेंट करेंगे, लंबा। लंबा क्या है, एक लक्षण है, एक लक्षण है, लंबा क्या है, एक लक्षण है। तो एक जीन के दो एकांतरित रूप, एक जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी, एक ही जीन है। ठीक है, इसके दो एकांतरित रूप हैं, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, जो समजात गुणसूत्र है। ठीक है, ये पिता का, ये माता का, समजात गुणसूत्र, और समान स्थान भी समान नहीं है, नहीं है, समान स्थान पर मिलते हैं, और क्या करते हैं, एक लक्षण को रेगुलेट करते हैं, एक लक्षण को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। ये एक लक्षण है, लंबा क्या एक लक्षण है, इसको क्या करेंगे, निर्धारित कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक वैकल्पिक एलील बोलते हैं। ठीक है, सपोज दैट अगर यहाँ पर क्या है, कैपिटल आर है, यहाँ पर क्या है, स्मॉल आर है, ये नहीं कि यहाँ पर कैपिटल आर कर दो, यहाँ पर स्मॉल आर कर दो, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका स्थान भी सेम होना चाहिए, और सेम साइज भी होना चाहिए, गुणसूत्र का साइज भी कैसा होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल आर, यहाँ पर स्मॉल आर, अगर ये दोनों कर दो तो कैपिटल आर और स्मॉल आर ये मिल जाएंगे। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये एक विकल्पी समझ में आ गया होगा, आई नो। ठीक है, लिख लो अभी ये पूरा। इसके बाद सम युग्मजी और दूसरा विषम युग्मजी। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस,
जाइगस। सम इमोजी किसे कहते हैं? जिसमें समान लक्षण हो, ठीक है, समान जीन हो, जैसे कि कैपिटल टी, कैपिटल आर, या कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। इसमें जीन कैसे हैं? समान है, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं ये सम युग्मजी, अर्थात युग्मज कैसे हो? समान हो। ये युग्मनजी तो है, तो ये कैसे हैं? समान है। जैसे कि सपोर्ट डेट ये गुणसूत्र है, यहाँ कैपिटल टी है, यहाँ कैपिटल टी है, यहाँ कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल आर है, ठीक है। तो अगर ये दोनों क्या करेंगे? एक लक्षण को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये कैसे हो जाएंगे? विषम युग्मजी हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर ये दोनों कैसे हो जाएं? कैपिटल हो जाएं, तो ये कैसे हो जाएंगे? कैपिटल टी, तो ये कैसे समयुग्मजी हैं। और अगर ये हैं तो ये कैसे हो जाएंगे? समयुग्मजी हैं। कैपिटल स्मॉल आर ये समयुग्मजी हो जाएंगे, ठीक है। पिता माता से ये दोनों से आएंगे, तो समयुग्मजी में क्या होंगे? युग्मनज कैसे होंगे? समान होंगे। कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये भी कैसे हैं? समयुग्मजी, ये भी कैसे हैं? समयुग्मजी हैं। विषम युग्मजी में क्या आ जाएंगे? विषम युग्मजी का एग्जांपल क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, अर्थात युग्मनज कैसे होंगे? विषम। जो युग्मनज होंगे ये कैसे होंगे? विषम होंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी कैसे विषम है। ये कैपिटल है, स्मॉल है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि सम युग्मजी और विषम युग्मजी शब्द किसने दिया है? सम युग्मजी और विषम युग्मजी शब्द किसने दिया? वाटसन ने, ठीक है। समयुग्मजी और विषम युग्मजी शब्द किसने दिया? वाटसन ने दिया है, ठीक है। इसके बाद दो शब्द आ जाते हैं, जीनोटाइप, फिनोटाइप। ये देखो, जीन प्रारूप, जीनोटाइप। ये क्या होता है? फिनोटाइप। लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप। जीनोटाइप किसे कहते हैं? जीनोटाइप किसे कहते हैं? और जीनोटाइप, फिनोटाइप ये शब्द किसने दिया है? तो ये जीनोटाइप, फिनोटाइप शब्द किसने दिया है? जोहानसन ने दिया, ठीक है। ओके, जीनोटाइप किसे कहते हैं? जिसे अक्षरों के रूप में संबोधित किया जाए उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। किसके रूप में? जीन के रूप में या अक्षरों के रूप में हम क्या करते हैं? संबोधित करते हैं, इसे हम क्या कहें? जीनोटाइप। फिनोटाइप बाहरी लक्षणों, बाह्य लक्षण का अध्ययन। बाह्य लक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है? लक्षण प्रारूप कहलाता है। जीनोटाइप जिसे अक्षरों के रूप में संबोधित किया जाए, जिसे अक्षरों या जीन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, संबोधित करते हैं, ठीक है। संबोधित किया जाए, संबोधित किया जाए, ठीक है। जिसे अक्षरों या जीन के रूप में संबोधित किया। अक्षर क्या होंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, उसे हम क्या बोलेंगे? जीन प्रारूप, जीनोटाइप। लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप। बाह्य लक्षण का अध्ययन या बाह्य लक्षणों का अध्ययन, बाह्य लक्षणों का अध्ययन। सपोर्ट डेट,
कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये कैपिटल टी क्या है? लंबा। स्मॉल टी क्या है? ऐसा बोलिए, ये भी लंबा है। और स्मॉल टी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? बोने को। ठीक है, लंबा लंबा। अब बोना या बोनी करते हैं, बोना। अब देखो, कोई पादप है, सपोज दैट, ठीक है, ये पादप है, ठीक है, ये पादप सपोज दैट, ये पादप और एक पादप ये है। दो पादप हैं, इसको बड़ा कर दो ज़्यादा। दो पादप हैं। सबसे पहले फिनोटाइप किसे कहते हैं? फिनोटाइप किसे कहते हैं? बाह्य लक्षणों का अध्ययन करें। जब हम बाहरी लक्षणों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। सपोज दैट हम देख रहे हैं कोई पादप है, बाहर से देख रहे हैं, ये पादप, ये कैसा पादप है? लंबा पादप है। ये पादप कैसा है? लंबा पादप है। ठीक है, ओके। या किस देख लो, मान लो कि कोई लड़का है, तो देख रहे हैं ये लड़का कैसा लंबा है, गोरा है, ठीक है, मोटा भी है। तो इसके बाहरी लक्षण तो देख रहे हैं कि ये तुमने देखी, ये बौना, ये लंबा क्यों है, ये बौना क्यों है, ये मोटा क्यों, ये गोरा क्यों है, ये तो नहीं देखा हमने ये देखा कि ये पादप लंबा है, या कोई लड़का ये लंबा है, बौना है। तो ये क्या देख रहे? बाहरी लक्षण देख रहे हैं हम, ये तो नहीं देख रहे ये लंबा क्यों है। तुम क्या देखेंगे? जीनोटाइप देखेंगे। सब सपोज दैट ये पादप है, ठीक है, ये कैसा है? पादप लंबा है। ये पादप कैसा लंबा है, ये पादप कैसा? बौना है। ठीक है, तो ये बाहर से देख रहे हैं, ये पादप कैसा है? लंबा पादप, ये बौना है। लेकिन ये क्यों है बौना? लंबे में तो दो जीन आ गए, एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी। दोनों रिप्रेजेंट किसी को करते हैं? लंबे को। लेकिन इसका जीन कैसा है? ये लंबा कैसे है? ये कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है ये? इसको हम क्या बोलेंगे? जीनोटाइप। जीनोटाइप किसे कहते हैं? जिससे जीन के रूप में रिप्रेजेंट करें, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? जीन को। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जीन को। और ये क्या कर रहे हैं? बाहरी लक्षण जब देखते हैं, बाहर से लक्षण देख रहे हैं कि ये बौना है, ये लंबा है, ठीक है, ये बौना है, ये लंबा है, तो ये हम बाहर से देख रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लक्षण प्रारूप। ठीक है, फिनोटाइप किसे कहते हैं? जब बाह्य लक्षणों का अध्ययन करें, बाहर से देख रहे हैं कि ये लंबा है, बौना है, ठीक है, इसके पुष्प सफ़ेद हैं या बैंगनी है, ठीक है, बैंगनी है, सफ़ेद हैं, तुम क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। जीनोटाइप जब उसके जीन देखेंगे, ये कैपिटल टी है, कैपिटल टी तब क्या होगा? लंबा होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा है, स्मॉल टी है, तो क्या है? ये बौना है। तो ये क्या देख रहे हैं? उसके जीन देख रहे हैं, अंदर के जीन देख रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? जीनोटाइप बोलेंगे। ठीक है, जब हम अक्षरों के रूप में या जीन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? जीन प्रारूप। ठीक है, जीनोटाइप। फिनोटाइप जब हम बाहर से लक्षण देखना है कि ये पुष्प कैसा है? बैंगनी है, ठीक है, ये गुलाब है, तो इसको हम ये देखेंगे, ठीक है, रेड या सफ़ेद या गुलाब जो भी हो देख लेंगे। जीनोटाइप का फिनोटाइप। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे जीनोटाइप फिनोटाइप हो गया, समयुग्मकी विषमयुग्मकी हो गया, और मेंडलिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, मेंडलवाद, मेंडलिज्म। ठीक है, मेंडल ने क्या क्या किया था? ये मेंडल कौन है? तो सबसे पहले मेंडल का जन्म कब हुआ था? मेंडल का जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 में। ठीक है, कहाँ? ऑस्ट्रिया। ओके, तो
तो जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 में हुआ। याद रखना तो रखना, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखना कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है, ठीक है। मेंडल कौन थे? ये कौन थे? मेंडल कौन थे? मॉन्क अर्थात पादरी, पादरी बने। तो मेंडल कौन बने थे? मॉन्क या पादरी बने थे, ठीक है। मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था और कितने वर्ष किया था? तो मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? प्रयोग किस पर किया था? उद्यान मटर पर, उद्यान मटर, ठीक है। कितने जोड़ी? 7 जोड़ी विपरीत पादप होंगे। 7 जोड़ी विपरीत विपर्यासी पादप पर, ठीक है। विपरीत पादपों से, विपरीत लक्षण वाले पादप, ठीक है। उद्यान मटर, इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है उद्यान मटर का? पाइजम सेटिवम, पाइजम सेटिवम, ठीक है। वैज्ञानिक नाम है उद्यान मटर, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन में उद्यान मटर की जगह पे और कोई यार खाने वाली मटर यार कुछ आ जाए तो नहीं, ठीक है। याद रखना उद्यान मटर होगी। तो प्रयोग किस पर किया? तो उद्यान मटर पर 7 जोड़ी, वो भी कैसे होंगे? विपरीत लक्षण वाले पादप, ठीक है। पाइजम सेटिवम वैज्ञानिक नाम है इसका। और कितने वर्ष किया था इन्होंने? 7 वर्ष। कितने वर्ष काम किया था? 7 वर्ष, ठीक है। अर्थात 1856 से 1863 तक प्रयोग किया। मेंडल ने 7 वर्ष कार्य किया था, 1856 से 1863, ठीक है। 7 वर्ष हो गई। इसके बाद रिजल्ट कब दिया इन्होंने? 1865 में, ठीक है। इसका निष्कर्ष या रिजल्ट दिया। इसके बाद इनकी मृत्यु कब हो गई? रिजल्ट देने के बाद इनकी मृत्यु कब हुई? 6 जनवरी 1884 में। कैसे हुई? किडनी रोग के कारण। किडनी रोग के कारण, ठीक है। जिससे क्या बोलते हैं? ब्राइट डिजीज, BRIGHTDISEASE, ठीक है। किडनी रोग ब्राइट डिजीज के कारण इनकी मृत्यु हो गई, ये लिख लो। इसके बाद मृत्यु के 16 वर्ष बाद, मृत्यु के 16 वर्ष बाद मृत्यु के 16 वर्ष बाद सन 1900 में 1884 से और 16 कितने गए? 1900 हो जाएंगे, ठीक है। सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने 3 वैज्ञानिकों मेंडल के कार्य की पुनः खोज की। मेंडल के कार्य की पुनः खोज की, या मेंडल के कार्य को पुनः खोज की, ठीक है। वो 3 वैज्ञानिक कौन कौन थे? पहला कार्ल कोरेंस, ठीक है। दूसरा ह्यूगो दीब्रिज, तीसरा एरिक वॉन शेरमार्क। ये कार्ल कोरेंस ये कहाँ का था? जर्मनी का।
ह्यूगो डी ब्रिज हॉलैंड का था। एरिक वॉन शेरमार्क ये तो मेंडल के ही देश का था, कंट्री का था ऑस्ट्रिया। ठीक है, जैसे कि सपोर्टेड। मेंडल खत्म हो गया था 6 जनवरी 1884 में। इसके बाद उसके 16 वर्ष बाद 3 वैज्ञानिक आए सन 1900 में। उन्होंने कार्य किया किस पर, इस पर ही मटर पर काम किया। उन्होंने देखा कि जो हम कर रहे हैं काम, मुझसे पहले ये 16 वर्ष पहले ये मेंडल कर चुका था, तो हम ये दोबारा मेहनत क्यों करें। तो इन तीनों वैज्ञानिक कौन कौन वैज्ञानिक थे? कार्ल कोरेंस जो जर्मनी का था, ह्यूगो डी ब्रिज हॉलैंड का था, एरिक वैन शेरमार्क ये तो मेंडल के ही देश का था, ऑस्ट्रिया का। ठीक है, इन्होंने देखा कि हमसे पहले ये कार्य कौन कर चुके थे, मेंडल कर चुका था। ठीक है, ये लिख लो। इसके बाद मेंडल की असफलता के कारण, मेंडल के असफलता के कारण, मेंडल की असफलता के कारण क्या है? नंबर 1 पहला कारण क्या होगा कि संचार के माध्यम कम थे। पहले संचार के माध्यम कम थे। ठीक है, संचार के माध्यम कम थे। दूसरा कारण, जब मेंडल कार्य कर रहा था उसी समय एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था डार्विन, जो बहुत प्रसिद्ध था। तो सभी वैज्ञानिकों का ध्यान कहाँ था? डार्विन के कार्य पर था। ठीक है, जितने वैज्ञानिक थे उनका सबका ध्यान कहाँ था? डार्विन के कार्य पर था। तो दूसरा रीजन तो वो था। ठीक है, इसके बाद ये बताई जा रहे हैं, लिख नहीं रहे। ठीक है, इसके बाद नोट्स में आपको सभी मिल जाएंगे। संचार के माध्यम कम थे। और दूसरा कारण था कि जब ये कार्य कर रहे थे तो उसी समय एक वैज्ञानिक था डार्विन, तो वो बता रहा था कि कुछ सही बात बता रहा था, तो सभी जितने वैज्ञानिक थे तो उसका ध्यान डार्विन के कार्य पर था। तीसरा कारण क्या, इन्होंने अपने कार्य में सांख्यिकी और गणित का यूज किया था। ठीक है, और बायोलॉजी के वैज्ञानिक थे तो उनको ये कार्य रास नहीं आया कि कोई, जैसे कि सपोर्टेड कोई वैज्ञानिक है बायोलॉजी पढ़ रहा है, आप उसमें मैथ का यूज करोगे तो उसको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये कारण थे किसके? मेंडल की असफलता के कारण। चौथा कारण ये था कि मेंडल ने बताया कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं कुछ रसायनों द्वारा जा रही हैं। ठीक है, रसायन द्वारा जा रहे हैं। तो वैज्ञानिक पूछा कि वो रसायन क्या है, तो इन्होंने नहीं बता पाया कि ये रसायन क्या है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रसायनों के द्वारा जो वंशागति हो रही है, तो ये नहीं बता पाए। इसका भौतिक प्रमाण नहीं दे पाए। कौन? मेंडल नहीं दे पाए कि ये क्या है रसायन। जैसे किसी वैज्ञानिक ने पूछा कि ये रसायन क्या है, तो उन्होंने बताया कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता क्या, बट कुछ तो जा रहा है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कुछ जा रहा है जो मेरा जैसा ही है, इंसान इंसान की तरह ही है, कुत्ता कुत्ता की तरह ही है। ठीक है, तो ये कुछ तो रसायन जा रहे हैं। इसके बाद कि मेंडल की सफलता के कारण क्या है? मेंडल की सफलता के कारण क्या है? नंबर 1 मेंडल की सफलता के कारण कि इसमें मेंडल ने एक समय में 1 या 2 लक्षण वाले पौधों पर ही अध्ययन किया। 1 या 2 लक्षण वाले ही पौधों पर अध्ययन किया। ठीक है, ये मेंडल की सफलता के कारण है। और दूसरा कारण क्या, इन्होंने मटर का चुनाव क्यों किया मेंडल ने? क्योंकि ये 1 वर्षीय पादप होता है, 2 से 3 महीना का इसका जीवन काल होता है। ठीक है, इसमें स्वपरागण होता है, कृत्रिम रूप से परपरागण करवा सकते हैं हम। ठीक है, तो ये मेंडल का चुनाव इसलिए इन्होंने किया था। ठीक है, और इसमें कई लक्षण है, 7 जोड़े विपरीत लक्षण हैं। 7 जोड़े इसमें विपरीत लक्षण हैं, तो आराम से हम देख सकते हैं, इन लक्षणों का अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने, ये मेंडल की सफलता के कारण थे। ठीक है, अब देखेंगे इन्होंने कितने लक्षण पादप लिए थे? 7 जोड़ी। 7 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पादप। 7 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पादप लिए थे। कौन कौन से हैं देख रहे हैं। सबसे पहले पादप लक्षण देख रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद प्रभावी, कुछ तो डोमिनेंट होंगे, प्रभावी होंगे और अप्रभावी होंगे। ठीक है, विपरीत लक्षणित होंगे
एक प्रभावी होगा, एक अप्रभावी होगा। लक्षण, सबसे पहले पादप की लंबाई, पहला लक्षण है पादप की लंबाई। ठीक है, पादप कैसा होगा, या तो लंबा होगा या बौना होगा। ठीक है, लंबा किसमें आ जाएगा, प्रभावी में, बौना अप्रभावी में। ठीक है, दूसरा लक्षण पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति अच्छी है और शीर्ष, या तो अच्छे पे होगा जिसकी सपोर्टेड, ये पादप है तो ये पुष्प है। ठीक है, ये पुष्प है, ये कैसा है, अक्ष पे है, और एक शीर्ष पे पुष्प। ठीक है, ये शीर्ष पे है, तो अच्छी और शीर्ष। अच्छी कैसे होगा, प्रभावी होगा, शीर्ष कैसे होगा, अप्रभावी होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट, फली का आकार, फली का आकार कैसा होगा, गोल, झुर्रीदार। इसके बाद चौथा, फली का रंग कैसा होगा, हरा। फली का रंग कैसा होगा, हरा और पीला। हरा कैसा होगा, प्रभावी, पीला अप्रभावी। पांचवा पॉइंट, बीज का आकार, छमा, बीज का रंग, सातवां, पुष्प का रंग। ये ऊपर नीचे पॉइंट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बीज का आकार कैसा होगा, बीज का आकार कैसा होगा, गोल, झुर्रीदार। ठीक है, फली का आकार फूली और सिकुड़ी हुई, सिकुड़ी, सिकुड़ी हुई। ठीक है, और बीज का आकार गोल, झुर्रीदार। बीज का रंग कैसा होगा, पीला और हरा, अप्रभावी हरा होगा। ठीक है, पुष्प का रंग कैसा होगा, बैंगनी और सफेद। पुष्प का रंग कैसा होगा, बैंगनी होगा प्रभावी, सफेद अप्रभावी होगा। पादप की लंबाई लंबा, बौना। लंबा कैसा होगा, प्रभावी होगा, बौना अप्रभावी होगा। पुष्प की स्थिति अच्छी है और शीर्ष होगी। फली का आकार फूली होगी, फली या सिकुड़ी हुई होगी। ठीक है, इसके बाद फली का रंग हरा, पीला। बीज का आकार गोल, झुर्रीदार। ठीक है, बीज का रंग पीला, हरा, और पुष्प का रंग बैंगनी और सफेद होगी। ठीक है, तो ये 7 जोड़े विपरीत पादप लक्षण है, ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये तो याद होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब मेन टॉपिक पर हम आए हैं। अब क्या पढ़ेंगे, मेंडल के कार्य। तो मेंडल ने कितने नियम दिए थे, क्या पढ़ेंगे, मेंडल के कार्य, मेंडल के कार्य मान लो। ठीक है, या मेंडल के नियम, मेंडल के नियम। मेंडल ने कितने नियम दिए थे, 2। कौन कौन सा, एकल संकर क्रॉस, एकल संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस। ठीक है,
एक सम का क्रॉस, दो सम का क्रॉस, दो नियम दिए थे किसने? मेंडल ने। एक सम का क्रॉस किसे कहते हैं? द्विसम का क्रॉस किसे कहते हैं? एक सम का क्रॉस किसे कहते हैं? जिसमें एक लचड़ की वंशागति देखते हैं उसे एक सम का क्रॉस कहते हैं। द्विसम का क्रॉस जिसमें दो लचड़ की क्या देखते हैं? वंशागति देखते हैं, जिससे द्विसम का क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, एक लचड़ की वंशागति सपोज दैट, जिसमें एक लचड़ की वंशागति का अध्ययन करें, वंशागति का अध्ययन करें। ठीक है, जिससे क्या बोलेंगे? एक सम का क्रॉस। एक लचड़ सपोज दैट, मान लो कि एक लचड़ क्या है? पादप की लंबाई, पादप की लंबाई, एक ही तो लचड़ है, तो क्या देख रहे हैं कि पादप की लंबाई देख रहे हैं। ठीक है, या तो पादप कैसा होगा? या तो लंबा होगा, या तो पादप कैसा होगा? बौना होगा। अर्थात एक लचड़ की, दो लचड़ की, एक लचड़ की विपरीत लचड़ होंगे। पादप की लंबाई क्या? एक लचड़ है। ठीक है, इसके दो रूप है, एक तो लंबा होगा या बौना होगा। लंबा क्या? प्रभावी है। बौना कैसा है? अप्रभावी है। ठीक है, तो हम एक सम का क्रॉस, एकल सम का क्रॉस किसे बोलते हैं? जिसमें एक लचड़ की वंशागति का अध्ययन करें। सपोज दैट क्या? जिसकी पादप की लंबाई एक ही लचड़ है। ठीक है, तो पादप की लंबाई, इसमें लंबाई के दो रूप होंगे, एक तो लंबा होगा, एक बौना होगा। लंबाई को क्या बोलेंगे? प्रभावी, बौने को अप्रभावी बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार द्विसम का क्रॉस, द्विसम का क्रॉस में क्या होता है? जिसमें हम दो लचड़ की वंशागति का अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक कैसा होगा? दो लचड़ का होंगे, जैसे कि मान लो कि पुष्प का रंग। ठीक है, और पुष्प का आकार, पुष्प का रंग नहीं लेंगे, या फली का रंग ले लें, और फली का आकार। ठीक है, फली का रंग और फली का आकार, दो लक्षण हो गए, और इन दोनों के दो दो रूप हो जाएंगे। ठीक है, तो द्विसम का क्रॉस हो जाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? एक सम का क्रॉस। एक सम का क्रॉस में कितने नियम आते हैं? दो नियम आते हैं। ठीक है, तो ये अभी ये हटा दे रहे हैं, बाद में ये लिखेंगे। तो एक सम का क्रॉस में कितने नियम आते हैं? दो नियम आते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? प्रभावता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम। ठीक है, द्विसम का क्रॉस में एक नियम आता है जिसका नाम क्या? स्वतंत्र अपव्यूह का नियम। स्वतंत्र अपव्यूह का नियम। ठीक है, द्विसम का क्रॉस में एक नियम आता है जिसका नाम क्या? स्वतंत्र अपव्यूह का नियम। एक सम का क्रॉस में दो नियम आते हैं, पहला प्रभावता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम। ठीक है, प्रभावता का नियम क्या होता है पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रभावता के नियम के दो अपवाद हैं, दो अपवाद भी हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक अपूर्ण प्रभावता, अपूर्ण प्रभावता, अपूर्ण प्रभावता, दूसरा सह प्रभावता। ठीक है, दो नियम है, इसके दो अपवाद हैं। किसके? प्रभावता के नियम के दो अपवाद हैं। पृथक्करण का नियम का कोई भी अपवाद नहीं है। ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूह का नियम, इसका भी एक अपवाद है, जिसका नाम क्या है? संलग्नता। ठीक है, बोला जाता है कि ये संलग्नता किसने दिया था? टी.एच. मॉर्गन ने। ठीक है, किसने दिया था? ये टी.एच. मॉर्गन ने। टी.एच. मॉर्गन ने बोला जाता है कि अगर ये टी.एच. मॉर्गन संलग्नता को पहले बता देती तो मेंडल का कौन सा नियम नहीं होता? अर्थात अगर संलग्नता की पहले खोज हो जाती तो मेंडल का कौन सा नियम नहीं होता? स्वतंत्र अपव्यूह का नियम नहीं होता। अगर ये टी.एच. मॉर्गन संलग्नता की खोज पहले कर चुकी होती तो। ठीक है, तो ये नियम नहीं होता, लेकिन इसके बाद ये आया तो ये इसका अपवाद है। ठीक है, संलग्नता। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रभावता का नियम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोग प्रभावता का नियम अभी खत्म कर दे रहे हैं, इसके बाद कल पढ़ेंगे।
प्रभावता का नियम। प्रभावता का नियम ये किसका किसका नियम है? एक का क्रॉस का नियम है, ठीक है। प्रभावता का नियम एक का क्रॉस, अर्थात इसमें क्या देखेंगे? एक लक्षण की वंशागति देखेंगे। ओके, तो एक लक्षण की वंशागति हम क्या देखेंगे? पादप की लंबाई, पादप की लंबाई देखेंगे, ठीक है। एक का क्रॉस में पादप की लंबाई देखेंगे, प्रभावता का नियम। ओके, पादप की लंबाई कैसी हो सकती है? या तो लंबा होगा या बौना होगा, ठीक है। लंबे को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक है। बौने को स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये बौना कैसा होगा? अप्रभावी होगा, ये अप्रभावी। ये कैसा होगा? प्रभावी होगा। ये प्रभावी होगा, ये अप्रभावी होगा, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखवा दें इसकी। प्रभावता का नियम क्या कहता है? प्रभावता का नियम ये बोलता है कि ये F1 पीढ़ी पर लागू होता है। प्रभावता का नियम किस पर लागू होता है? F1 पीढ़ी, अर्थात पहली पीढ़ी पर लागू होता है। कौन? प्रभावता का नियम। तो कौन सी? ये F1 पीढ़ी पर लागू होता है, ठीक है। प्रभावता का नियम किस पर लागू होता है? F1 पीढ़ी पर। ओके, इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है? एक लक्षण को निर्धारित करने वाला एक जोड़ी जीन, ठीक है। एक लक्षण को निर्धारित करने वाला एक जोड़ी जीन में से एक जीन कैसा होगा? प्रभावी होगा, एक अप्रभावी। और प्रभावी जीन अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएगा, अप्रभावी जीन अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एक लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन में से एक जीन प्रभावी होगा और एक अप्रभावी। प्रभावी जीन अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएगा, अप्रभावी जीन नहीं। अप्रभावी जीन अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन है, क्या है? प्रभावता का नियम ये F1 पीढ़ी पर लागू करता है, अर्थात F1 पहली पीढ़ी पर लागू करता है। दूसरा, एक लक्षण को निर्धारित करने वाले एक लक्षण को निर्धारित करने वाले एक जोड़ी जीन में से, ठीक है। एक लक्षण को निर्धारित करने वाले एक जोड़ी जीन में से एक जीन क्या होगा? प्रभावी होगा, दूसरा एक जीन अप्रभावी होगा, ठीक है। और प्रभावी जीन अपने आप को क्या करेगा? अभिव्यक्त करेगा, ठीक है। और अप्रभावी जीन अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, क्या कहलाता है? प्रभावता का नियम कहलाता है, ठीक है। इसका उदाहरण देखेंगे, प्रभावता का नियम क्या देखेंगे? उदाहरण। तो ये डेफिनेशन लिख दो, यहीं पर आप उनका इसका उदाहरण समझाएंगे, ठीक है।
इसका एग्जांपल देख रहे हैं हम। पादप की लंबाई देखेंगे तो पादप की लंबाई कैसे होगी, एक लंबा होगा एक बौना होगा, ठीक है। लिख दे रहे हैं पादप की लंबाई, पादप की लंबाई, तो ये कैसे होगा, लंबा होगा एक बौना होगा, ठीक है। लंबा कैसा होगा, प्रभावी होगा, ये कैसा होगा, अप्रभावी होगा, प्रभावी और अप्रभावी, ठीक है। लंबा कैसा होगा, प्रभावी होगा, ठीक है। लंबे को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी, कैपिटल टी, बड़े अक्षरों में लिखते हैं लंबा, बौना, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी, कैपिटल टी, इसे स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये क्या है, जनक हैं, ये लंबे और बौने ये क्या है, जनक हैं, ओके, ठीक है। तो जनक के सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, युग्मक और अंडाणु बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे, तो ठीक है युग्मक बना रहे हैं। इससे कितने युग्मक बनेंगे, दो युग्मक बनेंगे, स्मॉल टी, लेकिन हम इसको एक ही बार लिखेंगे क्योंकि ये दोनों एक ही जैसे हैं। तो स्मॉल टी, यहाँ से क्या ले लेंगे हम, कैपिटल टी, और यहाँ से तो ये क्या है, यहाँ से दो युग्मक बनाएंगे, स्मॉल टी, लेकिन ये दोनों एक ही जैसे हैं तो हम इसको एक ही बार लेंगे, सेम इसमें। अर्थात अगर तक दो जिन एक ही जैसे हो, समान हो, सम युग्मकी हो, तो इसको हम एक ही बार लिखते हैं, ठीक है, ओके। तो ये क्या बन गया, युग्मक, ओके। अब ये क्या करवाएंगे हम, संकरण करवाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या आ गई, पहली पीढ़ी F1 पीढ़ी आ गई, ओके। बट ये हमारा प्रभावता का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि ये F1 पीढ़ी पर ही लागू करता है, किस पर लागू करता है, इसी पर। ये लंबा था, ये बौना था, जब और लंबे और बौने का हमने संकरण करवाया, क्या करवाया, संकरण, ठीक है, संकरण, ठीक है, या पराकर करवाया, तो क्या प्राप्त हुआ, ये पादप कैसा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा होगा, लंबा, पादप मुझे कैसे दिखाई दिया, लंबा, ओके। तो सबसे पहले इसका पॉइंट था कि प्रभावता नियम किस पर लागू करता है, F1 पीढ़ी पर लागू करता है, इसी पर लागू करेगा, पहली पीढ़ी पर लागू करेगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या थी, दूसरा पॉइंट मैंने लिखवाया, क्या लिखवाया था, मैं इसका दूसरा पॉइंट लिखवाया था कि एक लक्षण को, ये लंबा है, लंबा क्या है, एक लक्षण ही तो है, लंबा क्या लक्षण है, ठीक है, तुम्हारी लंबाई क्या है, एक लक्षण है, ठीक है। तो एक लक्षण को निर्धारित करने वाले एक जोड़ी जीन, एक लक्षण को निर्धारित करने वाले एक जोड़ी जीन, ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, एक जोड़ी जीन है, एक जोड़ी जीन, ठीक है। एक लक्षण को निर्धारित करने वाले, निर्धारित क्या, रेगुलेट निर्धारित, इसी से समझा पूरी डेफिनेशन, ठीक है। एक लक्षण को निर्धारित, रेगुलेट करने वाले एक जोड़ी जीन, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक जोड़ी जीन, एक लक्षण को निर्धारित, रेगुलेट करने वाले एक जोड़ी जीन में से एक जीन कैसा होगा, एक जोड़ी जीन कौन कौन से, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है, एक जोड़ी जीन यही तो है, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक लक्षण को रेगुलेट करने वाले एक जोड़ी जीन में से एक जीन कैसा होगा, प्रभावी, दूसरा जीन कैसा होगा, अप्रभावी, ठीक है। और जो प्रभावी जीन था जनक में, ये कैसा था, लंबा, जो प्रभावी जीन था ये कैसा था, लंबा, कैपिटल टी कैसा था, लंबा था। और जो अप्रभावी जीन था ये कैसा था, अप्रभावी जीन है ये कैसा था, बौना, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन क्या कह रही है, एक लक्षण को रेगुलेट करने वाली, निर्धारित करने वाली एक जोड़ी जीन में से एक जीन प्रभावी होगा
दूसरा जीन अप्रभावी होगा, और प्रभावी जीन अपने आप को अभिव्यक्त करेगा। प्रभावी जीन आएगी, ये प्रभावी जीन अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है कि लंबा हूं मैं। अप्रभावी जीन अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों? अप्रभावी जीन किसको रेगुलेट करेगा? बोने को। अब बोना कहीं दिखा रहा है अपन पीढ़ी में नहीं दिखा रहा है, तो प्रभावी जीन क्या करेगा? अपने आप को अभिव्यक्त करेगा। अप्रभावी जीन अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। इसी को क्या कहते हैं? प्रभावतक नियम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोर्ट है, दो लोग हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक लंबा है एक बौना है। ठीक है, एक लंबा एक बौना मान लो। तो जो लंबा आदमी है, सपोर्ट डेट, कोई लंबा है एक बौना है, तो लंबा हमेशा अपने आप को अभिव्यक्त करेगा। सपोर्ट डेट कोई बौना है, उसमें उसने लात मार दी, सपोर्ट डेट उसमें लात मार दिया, वो कुछ बोलेगा? बौना नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? वो तंदुरुस्त है, लंबा है, अब वो बौना है, छोटा सा है, तो कुछ बोल पाएगा? नहीं बोलेगा। तो लंबे वाले ने अपने आप को अभिव्यक्त किया, उसे पीटा नहीं पीटा, लेकिन जो बौना था उसने अपने आप को अभिव्यक्त किया नहीं, वो रोएगा, चला जाएगा अपने घर पर। ठीक है, तो जो लंबा है, तो जो प्रभावी जीन अपने आप को अभिव्यक्त करेगा। जैसे बात, वो लंबा था, तंदुरुस्त था, तो उसने अपने आप को अभिव्यक्त किया। वो बच्चा छोटा था, ठीक है, बौना था, तो जैसी बात वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, तो वो घर पर ही जाएगा। ठीक है, तो ये नियम यही कहता है कि ये अर्बन पीढ़ी पर लागू होता है। ठीक है, और एक लक्षण, जिसकी लंबाई तो एक ही लक्षण है, एक लक्षण, हमारी डेफिनेशन यही तो कह रही है, एक लक्षण को रेगुलेट निर्धारित करने वाले एक जोड़ी जीन है, एक जोड़ी जीन में से एक जीन कैसा होगा? लंबा होगा। दूसरा जीन कैसा होगा? एक जीन कैसा होगा? प्रभावी होगा, दूसरा अप्रभावी होगा। प्रभावी जीन अपने आप को अभिव्यक्त करेगा, जैसे प्रभावी जीन कैसा था? प्रभावी जीन क्या? कैपिटल टी। अब कैपिटल अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, लंबा है। अप्रभावी जीन अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, जिसके अप्रभावी जीन क्या था? स्मॉल टी। अप्रभावी जो बौना था, बट वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रभावता का नियम बोलते हैं। ठीक है, प्रभावता था, वो अपने आप को प्रभावित कर रहा है। इसको इसकी देख रहे हैं F2PD, ये लिख लो समझने के लिए। F2PD देखेंगे। ओके, अब क्या करेंगे? F2PD में क्या करवाएंगे? स्वपरागण। F1 की F1 के साथ ही क्या करवा देंगे? स्वपरागण करवा देंगे। ठीक है, स्वपरागण। और स्वपरागण जानते हो नहीं जानते हो? ठीक है, बाद में पढ़ाएंगे तो बताएंगे। स्वपरागण करवाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? युग्मक बनाएंगे। अब F1 पीढ़ी आ गई है, कोई अगली पीढ़ी आई तो इसमें भी तुम सबसे पहले युग्मक बनाएंगे। अब ये जनक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? युग्मक। तो यहाँ से युग्मक कितने बनाएंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ करवाओगे क्रॉस। स्वपरागण ऐसे तो करवाओगे, तो करवा लो। ये हम तीन तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका अपना नॉर्मल है, हम बता दे रहे हैं, उसकी जैसे तुम करते हैं सभी लोग। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो करो। इस कैपिटल टी के साथ हम संकरण करवाएंगे तो क्या आ जाएगा? कैपिटल टी। इसी कैपिटल टी की अब स्मॉल टी के साथ करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। अब इस स्मॉल टी की बारी आई, इस स्मॉल टी की इस कैपिटल टी के साथ संकरण करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, इधर को उधर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इस स्मॉल टी की भी तो साथ करवा दो संकरण, या अन्यथा ये बुरा मान जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल टी तो कितने युग्मक बने? 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये कैपिटल टी ये कैसा है? लंबा। स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी ये कैसा है? लंबा। स्मॉल टी ये कैसा है? बौना। इसमें कितने लंबे दिखाई दिए? 3, 1 2 3। बौने कितने हैं? 1। तो हम क्या देखें? जीनोटाइप फिनोटाइप। इसको दूसरी तरीका से और बता रहे हैं हम। ठीक है, ये पहला नियम था, पहला तरीका। दूसरा तरीका, इस कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, चेकरबोर्ड की सहायता से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें युग्मक कितने बने ये भी तो बताओ। युग्मक कितने बने हैं? तो ये विषम युग्मक है, विषम युग्मक, तो इसमें कितने युग्मक बनेंगे? 2, कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे भी कितने बनेंगे? 2, कैपिटल टी स्मॉल टी। बनेंगे नहीं बनेंगे? विषम युग्मक तो 2 युग्मक बनेंगे। स्वपरागण करवा रहे हैं
तो दोनों के अलग अलग बनेंगे तो कितने बनेंगे, 4 युग्मक बन गए, 1 2 3 4, ये क्या है, युग्मक, युग्मक, ठीक है, ये जनक थे। तो चेकर बोर्ड की सतह बनाएंगे किसकी, चेकर बोर्ड। ये चेकर बोर्ड किसने दिया था, पुनीत ने, पुनीत, ठीक है, चेकर बोर्ड किसने दिया था, पुनीत ने दिया था, ठीक है। तो चेकर बोर्ड की सतह से बनाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी दो है। चेकर बोर्ड कैसे बनता है, इस प्रकार बनता है। कितने युग्मक हैं, 2 है, 2 और 2 4 है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों युग्मक को एक साइड लिख दे रहे हैं, इन दोनों युग्मक को एक साइड लिख दे रहे हैं। अब कर लो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इस स्मॉल टी, स्मॉल टी, इसमें भी देखो एक ही जैसे बने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये बौना, ठीक है। तीसरा तरीका बाद में बताएंगे, ठीक है, जब द्विसंकर क्रॉस पढ़ाएंगे तब बताएंगे, तब ये सही से बताएंगे युग्मक कैसे बनते हैं, युग्मक कितने बनते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। अब देखो ये कौन सी पीढ़ी आएगी, F2 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, ठीक है, F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी के स्वपरागण करवाया हमने तो युग्मक बनेगी, ठीक है। अब युग्मक को मैंने क्या करवाया, संकरण करवाया, ठीक है। तो ये 4 हमारे पादप बने हैं। अब इनका हम क्या देखेंगे, जीनोटाइप फिनोटाइप। तो जीनोटाइप देखो, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप फिनोटाइप, जीनोटाइप किसे कहते हैं, जिसको हम जीन देखें, फिनोटाइप जो बाहरी लक्षण देखते हैं, फिनोटाइप किसे कहते हैं, बाहरी लक्षणों का अध्ययन फिनोटाइप कहलाता है। सपोर्टेड बाहर से हम देख रहे हैं, ये पादप कैसा है, लंबा है, ये पादप कैसा है, बौना है, बाहर से दिख रहे हैं मुझे लक्षण, इसको क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। तो सबसे पहले फिनोटाइप देख रहे हैं हम, ये पादप देख रहे हैं बाहर से, ये कैसा है, लंबा है, कितने लंबे हैं, देखो 1 2 3, तीनों लंबे ही तो हैं। बाहर से हम देख रहे हैं कैसा लंबा है, कितने पादप लंबे, 3, तो कितने लिखेंगे, 3। बौने कितने हैं, 1, 4 में से कितने बौने, एक ही तो हैं, तो 3:1। ये फिनोटाइप क्या आएगा इसका, 3:1। बाहरी लक्षण देख रहे हो, बाहर से देख रहे हैं कि पादप कितने लंबे, 3 लंबे हैं, 1 लंबा, और कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी 2 है, तो 2, तो 1 और 2 3 लंबे हो गए, ठीक है। बौना कितना, 1, बाहरी लक्षण। अब देख रहे हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप किसे कहते हैं, जिससे अक्षरों के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जीन के रूप में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं हम लंबा, ये लंबा कौन सा है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी है। तो देख रहे हैं कैपिटल टी कितनी है, एक ही जगह है, तो एक ही जगह। इसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी है, 1 2, तो कितने लिखेंगे, 2। इसके बाद स्मॉल टी कितनी है, एक ही तो, इसमें एक जगह है स्मॉल टी, तो स्मॉल टी। तो इसका जीनोटाइप क्या आया, 1:2:1। तो इसका फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में या 1 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पूर्ण प्रभावता के नियम का जीनोटाइप क्या है, 1:2:1, ठीक है। इसका फिनोटाइप क्या है, 3:1, ठीक है। पूर्ण प्रभावता नाम देंगे, या तो प्रभावता का नियम या मेंडल के एक संख्या क्रॉस का जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है, ठीक है। प्रभावता का नियम या पूर्ण प्रभावता का नियम भी बोल सकते हैं, इस प्रभावता के नियम को पूर्ण प्रभावता का नियम भी बोलते हैं। इसका जीनोटाइप फिनोटाइप बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझो। और ये पूरा क्वेश्चन कितने नंबर में आएगा, 3 नंबर में। ये पूरा क्वेश्चन 3 नंबर में दिया जाएगा कि मेंडल के प्रभावता के नियम का वर्णन कीजिए। ये आज आपका ये कंप्लीट हो गया प्रभावता का नियम। आई होप आज आप बहुत कुछ सीखे होंगे, ठीक है। और कल हम पढ़ाएंगे आपको पृथक्करण का नियम, और इसके बाद प्रभावता के नियम के 2 अपवाद हैं, अपूर्ण प्रभावता और सहप्रभावता। इसके बाद पृथक्करण का नियम और द्विसंकर क्रॉस का, अर्थात कल की क्लास आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट होगी, ठीक है। और जितना भी पढ़ाएंगे हम आपके इंपॉर्टेंट ही पढ़ाएंगे, और इसके सभी के नोट्स हैं, जैसे कि सपोर्टेड ये हमने आपको समझा दिया और अपनी भाषा में लिखवा भी दिया है। जैसे कि सपोर्टेड आप थोड़ी भूल जाओ तो उम्मीद है कि इससे आप लिख सकते हैं, ठीक है।
और आपको नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स मिल जाएंगे इसी चैनल के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी मेरी टेलीग्राम का, जिसका नाम, चैनल का नाम है ACV ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आपको हम दिखा रहे हैं वो नोट्स दिखा रहे हैं, कौन से हैं, चलो वो नोट्स हम दिखा देंगे, कल आपको नोट्स दिखा देंगे। ठीक है, आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स हमने बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं ACV ऑनलाइन क्लासेस पे। ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे बायोलॉजी के पहले चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सेम जो मैंने आपको पढ़ाया है 2 कॉपी नोट्स में यही मिलेगी। ठीक है, यही थ्योरी मिलेगी, बट आपके बोर्ड एग्जाम लाइक मिलेगी। ठीक है, अर्थात जब सपोज डेट किसी कारणवश आप भूल जाओ वहाँ पर, तो फिर हमारा ये जो मैंने समझाया ये तो काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आज उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के 2 नंबर के, यहाँ से ज़्यादातर आते हैं, जैसे कि मेंडल का नियम, जैसे कि जो जेनेटिक शब्द किसने दिया है, मेंडल ने दिया है। इसके बाद जेनेटिक शब्द किसने दिया, वाटसन ने, और जेनेटिक के जनक कौन है, मेंडल। आधुनिक जेनेटिक के जनक कौन है, वाटसन है। ठीक है, प्रायोगिक आनुवंशिकता के जनक कौन है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक कौन है, TH मॉर्गन है। इसके बाद फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक कौन है, गरुड़ नहीं है। ठीक है, गरुड़ है। इसके बाद मैंने पढ़ाया कि आपको समयुग्म की शब्द किसने दिया है, समयुग्म की शब्द किसने दिया, वाटसन ने दिया है। समयुग्म की किसे कहते हैं, जिसमें युग्म समान हो, कैपिटल टी या स्मॉल टी। इसके बाद विषम युग्म किसे कहते हैं, जिसमें युग्म असमान हो, भिन्न भिन्न हो, जैसे कि कैपिटल T स्मॉल टी या कैपिटल R स्मॉल r। इसके बाद मैंने जीनोटाइप फिनोटाइप बताया। फिनोटाइप किसे कहते हैं, जिसमें भारी लक्षण दिख रहे हैं कि ये नालायक है, ये सुअर है, क्यों है, बाहर से दिख रहा है कि ये उदम मचा रहा है, ये लंबा, ये बौना है, कैसा है। ठीक है, बाहर से लक्षण देख रहे हैं, ये फिनोटाइप है। हम ये देख रहे हैं कि इस जीनोटाइप किसे कहते हैं, ये नालायक सुअर है, ये जैसा भी है, या ये लंबा है, बौना, ये क्यों है, इसके जीन में कुछ ना कुछ कमी है, कौन से जीन है, ये जीनोटाइप। जब जीन देखेंगे उसके अंदर कैपिटल T स्मॉल टी, ये लंबा है, कैपिटल T स्मॉल टी इसके कारण है, या कैपिटल T इसलिए ये लंबा है, ये जीनोटाइप है। जीनोटाइप शब्द किसने दिया था, जोहानसन ने दिया। ठीक है, इसके बाद कारक किसे कहते हैं, कारक की खोज किसने की थी, मेंडल ने की थी। ठीक है, तो कारक क्या है, एक लक्षण से एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कुछ रसायनों की वंशागति हो रही है, जिसे मेंडल ने क्या नाम दिया था, कारक। और उसी कारक को जीन शब्द किसने दिया, जोहानसन ने। ठीक है, तो जीन शब्द किसने दिया, जोहानसन ने। जीन क्या है, जीन वंशागति की इकाई है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थात ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है कि वंशागति इकाई किसे कहते हैं, जीन को बोलते हैं। इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया आपको, युग्म विकल्पी या अलील। युग्म विकल्पी किसे कहते हैं, एक जीन के 2 एकांतरित रूप जो समजात गुणसूत्र पर मिलते हैं, समान आकार होगा उनका और समान स्थान पर मिलते हैं, और क्या करते हैं, एक लक्षण को रेगुलेट करते हैं, तो क्या कहलाता है, युग्म विकल्पी कहलाता है। ठीक है, गुणसूत्र किससे बने होते हैं, 2 DNA से बने होते हैं। गुणसूत्र किससे बने होते हैं, 2 DNA से। कौन कौन सा, 2 DNA से बने होते हैं। ठीक है, एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं। तो एक गुणसूत्र कितने DNA से बना होता है, 2 DNA से। तो एक सेल में DNA कितने होंगे, 46 दूनी 92 DNA होंगे। ठीक है, ये याद रखना। और एक DNA 2 क्रोमेटिड से बनते हैं, अर्ध गुणसूत्र। और 2 अर्ध गुणसूत्र किससे जुड़े होते हैं, काइनेटिक कोर से जुड़े होते हैं। एक गुणसूत्र में कितने काइनेटिक कोर होते हैं, 2 होते हैं। काइनेटिक कोर का कार्य क्या होता है, सेल डिवीजन में ये कार्य करेगा, कौन, काइनेटिक कोर। इसी को हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बिंदु, सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है, और क्या पढ़ाया मैंने, प्रभावता के नियम ये बता ही दिया मैंने। मेंडल ने 2 नियम दिए थे, कौन कौन से, एकल संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस। एकल संकर क्रॉस किसे कहते हैं, जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं, जैसे कि पादप की लंबाई। इसके 2 रूप होंगे, एक प्रभावी होगा, एक अप्रभावी होगा। प्रभावी किसे कहते हैं, कैपिटल T लंबा, बौना, अप्रभावी। द्विसंकर क्रॉस जिसमें स्वतंत्र अभिगम का नियम दिया है। एक संकर क्रॉस में 2 नियम दिए हैं, कौन कौन सा, प्रभावता का नियम या पूर्ण प्रभावता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम। प्रभावता के नियम के 2 अपवाद हैं, कौन कौन सा, एक अपूर्ण प्रभावता, एक सहप्रभावता। पृथक्करण का नियम का कोई अपवाद नहीं है। एक क्वेश्चन फेमस है क्या, अगर
टी.एच. मॉर्गन साहब का सैद्धांतिकता का नियम, अगर मॉर्गन साहब सैद्धांतिकता की खोज पहले कर चुके होते तो मेंडल का कौन सा नियम नहीं होता? स्वतंत्र अपव्यय का नियम, क्योंकि सैद्धांतिकता अर्थात साथ साथ, ठीक है, लिंकेज साथ साथ उसमें होता है, और इसमें क्या कहता है, ये स्वतंत्र, ठीक है, इसलिए ये नियम नहीं होता। वो हम बताएंगे जब आपको द्विसम का क्रॉस पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी क्लास लगी होगी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, धन्यवाद।